संजीव जी, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हर चुनाव में पिछड़ रही है, चाहे हम हरियाणा की बात करें तो जो चौंकाने वाले रिजल्ट थे वो यहाँ पर सामने आए। और ऐसे ही चौंकाने वाले रिजल्ट जो है अभी राजस्थान में जिस तरीके से 7 सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ पर सलूम्बर का भी देखने को मिला है। पहले भी हम इसको लेकर जो है कुछ हमारी चर्चा हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस चर्चा को हम विस्तृत रूप से एक बार फिर से कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि 7 जो सीटें थी उसमें से बाप पार्टी जो है लग रहा था कि सलूम्बर में जीत जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बदलाव होने के बाद में यहाँ पर जो बाप पार्टी है वो वहाँ पर हार गई। जितेश कटारा हारे हैं और करीब 1285 वोट से शांता मीणा यहाँ पर जीत गई है। सहानुभूति का समझें आप या जो भी फैक्टर वहाँ पर रहा हो, ज़्यादा आप डिटेल में आप बता पाएंगे इसको लेकर। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जो सीटें थी, आप सोचिए कि दौसा की एक ऐसी सीट जहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा के भाई वहाँ पर जो है मैदान में है वो जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर जो है अपना जो एक सीट निकाल लेती है। इसके अलावा जो आप देखें कि मुश्किल से जो पाँच पाँच सीटें जो है बीजेपी के बाद यहाँ पर आ गई है। एक बड़ा मुश्किल जो है कांग्रेस के पास में रही है, और एक सीट तो वैसे भी क्योंकि बाप पार्टी का गढ़ पहले से ही यहाँ पर रहा है 84 में, तो वो उनके लिए जीतना वैसे भी बहुत आसान था और वो जीत चुकी है। यानी कि आप ये देखें कि उपचुनाव के अंदर जो प्रदर्शन है वो भी कांग्रेस का कोई बेहतर यहाँ पर दिखता दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे। देखिए ये कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ऊपर का जो नेतृत्व है, राज्य का जो नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से लोकल जो नेता हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेते हैं। वो आला कमान का, चाहे वो दिल्ली से आदेश आ रहे हैं या चाहे अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उपचुनावों में आप पहले 7 विधानसभा देख लो, वहाँ पे कई सीटों पर कांग्रेस जीती हुई थी। एक आध शायद निर्दलीय उम्मीदवार थे, आरएलपी की सीट थी। अब यहाँ पे बीजेपी 7 सीटों में से एक सीट पहले जीती हुई थी 2023 में। जी। अब यहाँ पे 7 सीटों पर उपचुनाव होते हैं और बीजेपी 5 सीटें लेकर आती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की पूरी कमजोरी नज़र आती है। इसका मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, 2 विधानसभाओं को लेके। आपका सलुम्बर विधानसभा देख लो, वहाँ पे उनके पास ठोस उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, जो 2018-19 में जो बागी रही रेशमा मीणा, जी। उनको टिकट दिया। जबकि आपके पास एक बहुत बड़ा मेवाड़ का बहुत बड़ा नेता रघुवीर सिंह मीणा थे, उनको अगर टिकट दी होती तो शायद इस बार कांटे की टक्कर हो सकती थी शांता मीणा के सामने। तो यहाँ पे कांग्रेस अपने आप को या तो दूसरे नंबर पे लाती या जीत भी जाती। तो टिकट बंटवारा जो इनका है, वो सिलेक्शन जो है वो पता नहीं किस प्रक्रिया से ये लोग कर रहे होते हैं, तो उस वजह से ये सीटें जीत नहीं पा रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं, 84 का। 84 में इन्होंने युवा दाव खेला, क्योंकि वहाँ पर राजकुमार रोड युवा होने के नाते कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया आम आदमी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी को लेकर। तो उन्होंने एक युवा पे दाव खेला, जो महेश वहाँ पे चुनाव लड़े। तो जब उनको देखना वो चुनाव में वोट कितना लेकर आ रहे हैं, आप देखिए। जहाँ पे आपके पास चांस था कि राजकुमार रोड चुनाव में मैदान में नहीं है और एक उनका सब्स्टिट्यूट मैदान में है, तब आपको पूरा जोर लगा के दमखम के साथ देखिए यहाँ आपको। पर संजीव जी, अनिल कटारा को जिस तरीके से उन्होंने मैदान पर उतारा तो वाकई में, क्योंकि पहले से ये कहीं ना कहीं जो चुनावी चर्चा जब यहाँ पर जिस तरीके से न्यूज़ एफएम 24 ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तो ये तो तय था कि अगर राजकुमार रौत ने वहाँ पर जिस तरीके से और भी कैंडिडेट थे जिनका कि पैनल में नाम था, जैसी एक प्रक्रिया होती है बाप पार्टी की कि वो पहले वोटिंग करवाती है, उसके बाद में फिर पैनल ये डिसाइड करता है कि टिकट किसको मिलना चाहिए। उसमें आपको भी पता है कि नाम किसका पहले था, लेकिन अनिल कटारा को यहाँ पर टिकट देना राजकुमार रौत का कहीं ना कहीं एक पसंदीदा कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पर उतारा। वो खामियाजा तो क्या कहें उसको, लेकिन हाँ वोटों में जो उनको कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ वो तो साफ नजर आ ही रहा है यहाँ पर। देखिए 84 में आप देखें, लास्ट 70,000 से ज़्यादा जी। वोटों से राजकुमार जीते थे। इस बार फर्क पड़ा क्योंकि वहाँ पे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री से लेके जितने भी बड़े मिनिस्टर से लेके कई बड़े बड़े नेता 84 में कई दिनों तक वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे, कोशिश पूरी की। क्योंकि वहाँ पे एक फैक्ट ये था, पहले सुशील कटारा उम्मीदवार थे, इस बार उन्होंने बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, तो एक स्ट्रेटजी जो थी वो सही थी यहाँ पे। बट जो मेहनत की वो थोड़ी और मेहनत बढ़ जाती थी, यहाँ पे बीजेपी जीत सकती थी। कहते राजस्थान राजनीति में 84 जो एक वागड़ को लेके 84 राजकुमार रोत ने जिस तरीके के 84 का नाम दिल्ली तक ले गए हैं, जी। तो यहाँ पे ज़रूर बीजेपी को 84 जीतनी चाहिए थी। कहाँ कमी रही ये तो बीजेपी मंथन करेगी बाद में, बट हार हार होती है। और 23,000 वोट मेरे हिसाब से बीजेपी थोड़े प्रयास और करती तो जीत कर एक अच्छा
संदेश दे सकती थी 84 बाप को हराकर। वैसे मुझे लगता है संजीव जी कि जहाँ पर पहले जो राजकुमार रौत जो है करीबन 70,000 वोटों से यहाँ पर जीते, लेकिन अब वोटों का जो परसेंटेज आप देखें कि करीबन 20-22 तक जो है करीब यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे अनिल कटारा जो यहाँ पर जीते हैं, तो वोट अंतर भी यहाँ पर नीचे आ गया। लेकिन क्योंकि ये तो अभी जो थे वो बाई इलेक्शन थे, उपचुनाव हुए हैं। अब फिर से क्योंकि अब जो मुख्य जो चुनाव है विधानसभा के वो होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे लगता है कि इस बार पूरी यहाँ पर प्लानिंग करेगी कि अब जो बचा है परसेंटेज वोटों का, उसको किस तरीके से जो है अपने साथ शामिल किया जाए, ताकि जो 84 की सीट है उसको भी कब्जे में ले लिया जाए। देखिए, ये इस बार जो बीजेपी ने प्रयास किए, थोड़े और किए जाने चाहिए थे, तो शायद ये सीट निकल सकती थी। अब क्या है ना कि आपके पास वागड़ में राजकुमार रौत पूरी तरीके से, इसका परिणाम आप देख लो। सलुम्बर में बाप पार्टी उम्मीदवार सेकंड नंबर पे रहता है और मात्र 1200 वोटों से जी बिल्कुल, बात हार तो गए 85 वो, वोटों है से। ना। तो कहीं न कहीं लास्ट जो 2023 के चुनाव हुए, तब बाप पार्टी सलुम्बर में तीसरे नंबर पे थी। अब वो बढ़ के सेकंड नंबर पे आ गए और हार का मार्जिन देखो आप 1200 वोटों का मात्र, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो वागड़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पे आने वाले समय में बीजेपी हो या कांग्रेस, तो आप लड़ने के लिए है ही नहीं वागड़ में, क्योंकि वो पूरी तरीके से आला कमान पे निर्भर हैं। तो उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया है कि आगे से जो संदेश मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता, और यहाँ पे कहीं से भी कोई सीट जीतने की उम्मीद आप कांग्रेस से नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बाप पार्टी से लड़ती नज़र आ रही है। बट आने वाला जो चुनाव है वो और खतरनाक होगा सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बाप पार्टी के पास डूंगरपुर ही आप काउंट कर लो तो मुझे ऐसा लगता है 4 तो विधायक हो गए, इनके पास एक एमपी है। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये वागड़ जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी पूरी तरीके से जितनी भी वागड़ की सीटें हैं वो अपनी झोली में डालने की पूरी कोशिश करेगी। और आने वाले 4 साल, 4.5 साल और पड़े हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा खेल जाएंगे। थोड़ी सी बात जिस तरीके से आप उपचुनाव को लेकर हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हमारी यहाँ पर चर्चा लगातार चल रही थी। महायुति सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से जो है 227 सीटों पर जो है अपना कब्जा जमाया है। कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा भी नहीं कह सकते यहाँ पर में, लेकिन खराब प्रदर्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि करीबन 3 गुना से ज़्यादा भी जो है यहाँ पर उनको जो है महायुति गठबंधन को यहाँ पर सीटें मिली है। दोस्तों झारखंड का अगर हम थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं, झारखंड में तो यहाँ पर आप देखिए इंडी जो है, इंडी गठबंधन जिसके 55 जो सीटें हैं वो यहाँ पर लेकर आया है। और फिलहाल एनडीए जो है यहाँ पर बहुत कम पहुँचा। हालांकि सीटें यहाँ पर क्योंकि 81 ही है, ऐसे में अगर हम कंपेयर करें अगर महाराष्ट्र से, तो जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर जो है बीजेपी की यहाँ पर रही है महाराष्ट्र के अंदर में बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बहुत डाउन दिख रही है। लेकिन फिलहाल झारखंड में अगर हम देखें तो बीजेपी बहुत ज़्यादा स्थिति में, अच्छी स्थिति में, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब में भी नहीं है, 25 तक तो पहुंची है यहाँ पर में। लेकिन इंडी गठबंधन जो है, क्योंकि अगर दूसरे गठबंधन नहीं होते तो शायद यहाँ पर खुद अपने कांग्रेस के लिए इतनी सीटें लाना भी बड़ी शायद मुश्किल लग रहा था यहाँ पर में। जी हाँ, देखो झारखंड का जहाँ तक मेरा मानना है, एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे एनडीए को करीबन 40 से 50 के बीच में सीटें थी। बट यहाँ पे वो घट के 25 सीटों पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो, सोरेन जेल जाके आए, एक वो संपत्ति वहाँ पे बन सकती है जी। कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो जेल प्रवास होकर वापस आए हैं। तो लोगों की मानसिकता ये थी कि कहीं न कहीं ये बीजेपी या किसी एजेंसी के थ्रू इनको ज़बरदस्ती जेल में डाला गया। तो वो एक प्रभाव ज़रूर सिंपत्ति का बना रहा लोगों में, आम वोटरों में। दूसरा क्या है कि वहाँ पे बीजेपी भी प्रहार करती नज़र आई है कि बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ पे हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में जो एक समीकरण जो बैठा है, एनडीए जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी वहाँ पे इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। बट अब धीरे धीरे बीजेपी का प्रभाव भी वहाँ बढ़ता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इंडी गठबंधन जो है, अगर गठबंधन नहीं होता तो शायद बीजेपी सरकार बना भी देती झारखंड में। बट गठबंधन की वजह से यहाँ पे 55 सीटों पे जाके वो अटके हैं और बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना रही है। लेकिन दोनों दोनों जो है फ्रेम अगर हम देखें, एक तरफ झारखंड में जो है बीजेपी, लेकिन एक आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में इतनी बड़ी जीत। देखिए, दोनों तरफ आपने बता दिया कि गठबंधन तो दोनों तरफ है, पार्टियां दोनों बिल्कुल। तरफ हैं। बट वो डिपेंड करता है कि लोगों की मानसिकता क्या है, वहाँ के वोटर्स क्या चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के अपने आप में अलग राज्य है, झारखंड अपने आप में एक अलग राज्य है। विकास को देखें कि कहाँ किसका कितना विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकास किया है।
तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि झारखंड में नहीं किया है, बट कहीं न कहीं आम वोटर जो हैं वो तय करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका उम्मीदवार कौन है। उम्मीदवार पे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका उम्मीदवार वोटरों के करीब कितना है, आखिर उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास कराया है, तो उस दम पर ही वोटर वोट कर रहा होता है। तो यहाँ पे इंडी गठबंधन जो है झारखंड का, तो वहाँ पे वोटरों ने ज़रूर विश्वास उन नेताओं पे किया होगा, तो उस वजह से वहाँ पे सीटें ज़्यादा आई हैं। आप कल तक देखेंगे वोट मार्जिन भी थोड़ा सा कई सीटों पर कम नज़र आएगा आपको, 1000-2000 का कैलकुलेशन नज़र आएगा। तो आंकड़े जो हैं वो दिखाते हैं, बट जो सरकार बना रहा है वो बना रहा है, जो जीत रहा है वो जीत रहा है, चाहे एक वोट का मार्जिन हो, चाहे कुछ सीटों से भी सरकार बने, बट सरकार जिसकी बनती है वही राज करता है। पैनल में जिस तरीके से डिस्कशन चल रहा था, तो यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस से जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर संजीव राजपूत, उन्होंने एक सवाल यहाँ पर उठाया था कि चलिए ठीक है, यहाँ पर अब गठबंधन से जो है सीटें तो इतनी मिल गई, लेकिन आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनाते हैं, कौन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि फडणवीस जो है उनके घर के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए। एकनाथ शिंदे जो है पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब बहुमत जो है यहाँ पर बीजेपी का खुद का अपनी 131 सीटों का है, ऐसे में क्या जनता जो है ये मन पहले बना चुकी थी कि अब जो है उनको एक ऐसी सरकार चुननी है जो वाकई में जो है एक कुशल नेतृत्व यहाँ पर रखती है। तो ऐसे में तो क्या फडणवीस जो है उनको ही फाइनल माना जाए? देखिए, फडणवीस जो हैं वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। आपको मैं पुराना किस्सा बता दूं, जब उद्धव सरकार में उद्धव सीएम थे और जिस प्रकार से सीएम की कुर्सी से वो हटे हैं, वो देखने लायक था। क्योंकि आप जब शिवसेना अपने दम पे कांग्रेस का समर्थन लेके, एनसीपी शरद का समर्थन लेके उन्होंने सीएम बना दिया, क्योंकि उद्धव जो है हिंदुत्व को लेके, बाला साहब ठाकरे को लेकर एक महाराष्ट्र में बहुत अपना वोट बैंक, और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का एक अपना नाम हिंदुत्व को लेके, ऐसे में उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं देकर कांग्रेस का साथ दिया जी। जबकि कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व और सनातन के विरोधी रही। चाहे राम मंदिर को ले लो, राम भगवान राम काल्पनिक हैं, इन शब्दों को ले लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। ऐसे में जो शिंदे हैं वो आहत होकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और वो अपने आप को शिवसेना उद्धव से अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या था ना कि फडणवीस की आपने जहाँ तक बात की, फडणवीस ने क्या किया कि जब कुछ समय में ही उन्होंने सरकार गिरा दी, शिवसेना ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो फडणवीस जी ने जो किया कि नहीं, जब इन्होंने ऐसा किया है तो हमारे पास भी, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले दम पे सरकार बना दे, किसी न किसी का समर्थन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि अपने आप को मुख्यमंत्री से त्याग दिया और वो उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे को सीएम बनाया। तो यहाँ पे उनका एक समर्पण जो दिखा है, कहीं न कहीं वो एक बदले की भावना ज़रूर थी, बट वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, पर आलाकमान ने उन्होंने दिल्ली से आदेश आया कि नहीं आपको होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो बने रहे। तो मेरा ये मानना है कि अभी बीजेपी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आई है। पहले 105 सीटें थी, अब करीबन 125 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की झोली में हैं। तो शिंदे के लिए इतनी राह आसान नहीं है, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये देखना ज़रूरी है कि शिंदे को बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये तो अभी इनकी तीनों गठबंधन, तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। बट यहाँ पे अभी साफ साफ दिख रहा है कि फडणवीस एक बार और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जस्ट ने कुछ तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस हैं, यहाँ पर जो है मिल रहे हैं, और आप देखें किस तरीके से जो है अब उन्हें बधाइयाँ मिल रही है, लगातार फ़ोन पर भी बिजी वो चल रहे हैं, और आप देखें कि जो खुशी है उनके चेहरे पर यहाँ साफ तौर से देखी जा सकती है। उनके आसपास जिस तरीके से जो है एक खुशनुमा सा माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक मजमा सा यहाँ जो है इनके आसपास में लगा हुआ है। पहले जो है उनके घर के बाहर जिस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे थे, अब आप देखें कि यहाँ पर जो कई जो बड़े पदाधिकारी हैं, ये कुछ तस्वीरें देखें, आप बाहर भी देख पा रहे होंगे कि अब जश्न का माहौल हो गया है, अब आतिशबाजियां शुरू हो चुकी है। उसके अलावा अब आगे किस तरीके से जो है अब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो विचार हैं उस पर पहले डिस्कस ये चल रहा था कि कितनी सीटें आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वाकई में, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है ये जितना काफ़ी जो है मुश्किल यहाँ पर लग रहा था, काफ़ी जटिल चुनाव माना जा रहा था, लेकिन उस जटिलता से जो है मुझे लगता है कि सुबह 12 बजे पहले ही बीजेपी बाहर आ चुकी थी।
और अब वो जो वक्त है, वो जो वक्त था वो निकल चुका, और अब यहाँ देखिए कि अब जो है यहाँ पर एक खुशनुमा तस्वीरें बीजेपी को लेकर यहाँ पर महायुति से गठबंधन उसको लेकर यहाँ पे सामने आ रही है, और एक राहत जो है इस वक्त यहाँ पर सबके चेहरे पर दिख रही है। देखिए रवि जी, इसमें ये है ना कि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे देखो हैं, ये विक्ट्री वास्तव साइन में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अब जिस तरह से मीडिया को संबोधित भी यहाँ पर किया जा रहा है, और विक्ट्री साइन यहाँ पर करना लाजमी भी बनता है। देखिए बीजेपी की जीत है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे जश्न मनाना बहुत ज़रूरी है, और अभी तो चलेगा कुछ दिनों तक जश्न, क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों से ज़्यादा सीटें लेकर आई है, और महाविकास अघाड़ी को तो उन्होंने 50 के आसपास ही रख दिया है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पे जीत का जश्न जो है वो पूरी तरीके से बनता है बीजेपी के लिए। थोड़ा सा एक बार फिर से उपचुनाव की तरफ चलते थे। राजस्थान के अंदर में जिस तरीके से आप देखें कि कांग्रेस बराबर बराबर जो है आरोप लगा रही थी कि आपको भी हंसी आएगी सुनकर कि पर्ची वाले सीएम को लेकर जो है उपचुनाव के अंदर आखिर बीजेपी क्या करती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक वर्चस्व या प्रतिष्ठा की बात तो यहाँ पर भजनलाल सरकार के लिए भी थी, लेकिन कुछ देर पहले वहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के अंदर वो यहाँ पर नजर आए हैं। उनके साथ में आप देखें कि प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़ वो भी यहाँ पर थे, उसके अलावा डिप्टी सीएम भी उनके साथ में थे, मंत्रिमंडल जो है उनका वो भी यहाँ पर उनके साथ में था, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सांसद विधायक सब थे। उन्होंने वहाँ पर एक बात जरूर यहाँ पर उन्होंने कही है कि जो कांग्रेस बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने, और बीजेपी के जो पदाधिकारी, उन्होंने इस बार जो दीपावली है वो भी जो है विधानसभा में रहकर मनाई है, विधानसभा में रहकर मनाई है, और इस तरीके से जो है वो जुटे हुए थे। तो आप देखें कि कहीं पर भी जो है बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि इस क्षेत्र के अंदर जो है बड़े जो है नेताओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हर क्षेत्र में जो है बीजेपी ने बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ पर की है, और उसके बाद जो जिस तरीके से आप देखें कि जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर चुनाव का परिणाम वो दिख रहा है कि 5 सीटों पर बीजेपी आई है। देखिए रवि जी, बीजेपी के प्रयास रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जनता ने जो मत दिया है वो डबल इंजन की सरकार पे दिया है, क्योंकि अगले 4-4.5 साल जो रहेंगे बीजेपी के, अगर किसी अन्य दल का विधायक बनता तो जनता ने ये ज़रूर अपने मन में ठान लिया था कि अगर विकास कराना है तो बीजेपी के साथ जाना है। तो कहीं न कहीं जहाँ पे 1 सीट थी और वहाँ 5 सीटें जीत कर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वोटर ने तय किया कि हमें विकास से लेना देना, उम्मीदवार कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट बीजेपी की तरफ गए हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, तो फिर विधानसभा में क्यों कोई दूसरी पार्टी। तो प्रयास पूरे रहे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रंग लाई है, बड़ी बड़ी सभाएं भी हुई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कई बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, और उनकी सभाओं में आपने जनसैलाब भी देखा होगा। आप 84 में भी देख लो, 84 में काफ़ी भीड़ थी, बट फिर भी उसके बाद हार रहे हैं। बट कहीं की वो मार्जिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच बोल चुके हैं। जो देखें आपकी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो जो है अपना संबोधन देंगे, और पूरा आप देखें कि पूरी बीजेपी सरकार जो है यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर इंतजार कर रही थी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो इनकी एक जीत हुई, ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई है, इस स्वागत की तस्वीरें आप देखें जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर मुख्यालय पहुँचे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उनके पहुँचने के बाद में अब वो सभी को जो है यहाँ पर अभिवादन स्वीकार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में जेपी नड्डा भी जो है वो यहाँ पर देखें, और सबसे बड़ी बात की बेहद खुशी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जो जीत इस वक्त यहाँ पर महायुति गठबंधन की हुई है, उसके बाद में ये नज़र तो बिल्कुल मुझे पता है कि यहाँ पर सामने आने ही वाला था, कि इसी का तो सब इंतजार कर रहे थे। और देखें आपकी इनके जितने भी जो पदाधिकारी हैं बड़े, वो सब जो है इंतजार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस वक्त सभी ये सुनना चाहते हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के नाम अब इस चुनाव के परिणामों को लेकर अब क्या कुछ कहने वाले। मुझे लगता है बात तो झारखंड पर भी होगी, क्योंकि झारखंड में भी जिस तरीके से देखें कि चुनाव के वक्त के दौरान जो है पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है उसको लेकर भी जो है वहाँ पर जो कार्यक्रम उसमें उन्होंने शिरकत की थी। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी क्योंकि झारखंड के जो वहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की कुछ रणनीति है, वो कुछ अलग वहाँ पर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है झारखंड पर फिलहाल जो है यहाँ पर जो है एनडीए अपनी सरकार तो नहीं बना पाई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो जो जीत यहाँ पर मिली है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तस्वीरें जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए रवि जी, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं लाइव,
मैं पिछले कई टाइम से देख रहा हूँ मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जब भी भारत में चुनाव हुए हैं तो 2-3 राज्यों को लेके चुनाव होते हैं, कभी 4 राज्य हैं, कभी 2 राज्य हैं। हर बार चुनाव होता है और बीजेपी हर चुनाव में कहीं न कहीं किसी राज्य में सरकार बनाती है और मोदी जी इसी प्रकार से बीजेपी मुख्यालय आते हैं और लोगों का अभिवादन करते हैं और विक्ट्री साइन जो है इनका हमेशा बना रहता है। वही चीज़ें जो पहले से चलती आ रही हैं वो आज आप सामने देख पा रहे हैं। तो मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनके जो विकास कार्य हैं वो कहीं न कहीं राज्यों में भी लेकर आ रहे हैं।